हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट में कल? जयत्र सिंह में क्या पढ़ा? जयत्र सिंह जो है चालुक्यों से क्या छीन लेता है? आहड़। क्या छीन लेता है? चल 2 मिनट में रिवीजन करवा ले, फिर तेरे सवालों के जवाब देंगे। चालुक्य कहाँ के थे? गुजरात। परमारों से क्या छीनता है? परमार कहाँ के थे? चित्तौड़ के। तो भांग भी गया अगर सुबह सुबह। चलो दोबारा बताओ। मालवा के परमारों से क्या छीना? गुजरात के चालुक्यों से। अब राजी हो? किसने छीने? अभी नया पूछ लिया, ये कोई तरीका थोड़ी। सेम सेम सवाल पूछ वापस। चलो, इससे पहले कौन सा राजा पढ़ रहे थे हम? अल्लटिया आलू रावल। उसने दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? आहड़ में। उसके बारे में जानकारी प्रशस्ति देती है, कौन सी देती है? और वो कहती है उसने आहड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था, कौन सी व्यवस्था की जानकारी देती है, और किसकी नियुक्ति की थी। बिस्काधीराज कौन होता है? राज वैद्य। वंदीपति कौन होता है? अक्सपटलिक कौन होता है? संधि विग्रह कौन होता है? और अमात्य किसको कहते हैं? अच्छा, शक्ति कुमार का कौन सा अभिलेख? वो बताता। अल्लट की मम्मी का नाम क्या था? उसकी हूण रानी का नाम क्या था? और हरिया देवी ने क्या बचाया था? कौन सा राजा लास्ट में जाके सन्यासी हो गया था, और किसको राजा बनाया गया था? उसके टाइटल्स क्या क्या थे? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे उसके टाइटल थे। सीवी वैद्य उसकी तुलना किसके साथ करते हैं? ये चार्ल्स मार्टेल कहाँ का था? पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम उसके नाम पर? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? किसको हटा के आया था और किसको बना के आया था? उसने नागदा में कौन सा मंदिर बनवाया था? और मेवाड़ के राजा खुद को क्या मानते थे? मेवाड़ में किसके सिक्के चलाए थे उसने? कितने ग्रेन का सिक्का था? 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। चित्तौड़ के अंदर कौन सा मंदिर बनवाता है? सूर्य मंदिर, जो आजकल क्या है? चित्तौड़ पे कब्जा किसको हरा के करता है? मान मौर्य। कौन से ऋषि के आशीर्वाद से? उसका वास्तविक नाम क्या था? कौन से वंश का राजा था वो? मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? गोहिलों की कितनी ब्रांचेस थी? गोहिलों ने राजस्थान में कहां कहां राज किया था? गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना कब की थी? ऐसा आपको कौन सा अभिलेख बताता है जो कि कौन से राजा का था, जो कि गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन सी माता जी के मंदिर? जावर माता। और जावर के कौन से उद्योग की जानकारी? इतनी बातें पड़ी। आप सवाल पूछ रहे थे। तो काम की नहीं है अपने, लीव करनी। वो काम की नहीं है अपने। है? राष्ट्रकूट क्या होते हैं? गोहिल क्या होते हैं? गोहिल क्या है? अरे मेरी बात का जवाब दे, तो गोहिल क्या है? है? राजवंश है तो राष्ट्रकूट एक राजवंश था। एक ही बात। ठीक है। कल हमने पढ़ा कि मेवाड़ के एक साइड में था मालवा, मेवाड़ के एक साइड में था गुजरात। गुजरात में चालुक्य थे, उनको हरा के जीता था आहड़। मालवा में परमार थे, उनको हरा के छीना था चित्तौड़। इनके थे, बीच में इनके हाथ से निकल गए, अब इन्होंने वापस ले ली। इसका मतलब जतर सिंह शक्तिशाली राजा है। ये वो टाइम था जब दिल्ली पर मुसलमान आ गए थे। 1192 में, आगे हम पढ़ेंगे, 1192 में हमारा एक राजा था, नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से लड़ाई में हार जाता, त्राइन की लड़ाई में, और मोहम्मद गोरी दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली नहीं रुकता, वो अपने एक बंदे को छोड़ के जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़ के जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत को कंट्रोल करता है, पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाता। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कौन सी थी? पंजाब के अंदर पड़ जाता, उधर है ना, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर चला गया।
1210 में 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। एक नया राजा बनता है, उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? वो अपनी कैपिटल बना लेता दिल्ली। किसको बना लेता है? तो अब दिल्ली के अंदर कौन आके बैठ गया आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ऑब्वियस सी बात है, राजा है तो वो चाहेगा कि अपने एम्पायर को और बढ़ाए और आगे बढ़े। अब दिल्ली से नीचे की तरफ जाओगे तो दिल्ली से नीचे राजस्थान ही आता है। राजस्थान में सबसे शक्तिशाली इन दिनों कौन हो रखा था? मेवाड़। तो ऑब्वियस सी बात हो, किससे लड़ाई करेगा? मेवाड़ से। मेवाड़ का राजा कौन है? जयत्र सिंह। तो किससे लड़ाई करेगा? जयत्र सिंह। जयत्र सिंह की राजधानी कौन सी है? नागदा। कौन सी है? उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, उनकी जो मुख्य राजधानी वो अभी तक भी कौन सी है? नागदा। इसका मतलब इल्तुतमिश कहां पर हमला करेगा? नागदा। अपने यहाँ राजाओं में एक ये था कि अपने ज्यादातर जो राजा हुए थे डिफेंसिव थे। कैसे थे? अटैक होगा तो रोक देंगे, सामने करने के लिए नहीं जाते नहीं थे। हाँ बात, तू माथे पे आ गया तो तेरे को नहीं आने देंगे, तेरे साथ हम लड़ाई कर लेंगे। बाहर जाके लड़ना, थोड़े संतोषी जीव थे। वो राजस्थान में अब भी दिखता है आपको, आम आदमी भी हूं आपको संतोषी मिलेगा। इवन आप तैयारी करने आते हो बच्चे, आप भी इस प्रकार की बातें कर लेते हो कि तैयारी तो आरएस की कर रहे हैं, वैसे जिसमें होगा उसमें ठीक है। एग्जाम पटवारी का भी दे लेंगे बाद में, है ना, एग्जाम वो सीईटी वाला भी दे लेंगे बाद में। तो ये अपने संतोषी जीव रहता ही है सब में, तो ये पहले से ही था अपने यहाँ पर। तो अब इल्तुतमिश ने अटैक किया, तो वो नागदा पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि इनकी राजधानी कौन सी थी? नागदा। जयतर सिंह को पता चला कि इल्तुतमिश कहां पर कब्जा करने के लिए आ रहा है? नागदा। तो निकल के सामने गया, उसने कहा नहीं भाई मैं नागदा पे कब्जा करने। तो नागदा के पास में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है भूताला। क्या नाम है? उदयपुर में। कहां पर है? तो वहां पर युद्ध होता है। तो कौन सा युद्ध है बताओ? हेडिंग डालो, भूताला का युद्ध, बैटल ऑफ भूताला। भूताला कहां पर पड़ता है? उदयपुर। किस किस के बीच में होगी लड़ाई? जयत्र सिंह और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां का राजा है? दिल्ली। और जयत्र सिंह अपने कहां का राजा है? मेवाड़। उतार लिया? किस किस के बीच में बताओ देखे? जयतर सिंह और इल्तुतमिश। कौन सा युद्ध हो रहा है? भूताला का युद्ध। कब हो रहा है? भूताला कहां पड़ता है? उदयपुर। भूताला कहां पर है? उदयपुर। नागदा से थोड़ा दूर आगे की तरफ एक भूताला नाम की जगह। जयतर सिंह इल्तुतमिश से लड़ता है और इल्तुतमिश को हरा देता है इस युद्ध में। तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई? देखो, इस युद्ध में जयतर सिंह की जीत हुई। जयत्र सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में जयत्र सिंह की जीत हुई। जयत्र सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में जयत्री सिंह की जीत हुई। जयत्री सिंह वन दिस बैटल। कौन से युद्ध में? किसकी जीत हुई? जयत्र सिंह की जीत हुई। अपने ना अपने लड़ने के तरीके में और ये जो बाहर से लोग आए थे इनके लड़ने के तरीके में एक बड़ा बेसिक अंतर था। अपने यहाँ पे लड़ने के तरीके में ये थे कि या तो जीत जाओ या मर जाओ। क्या था? या तो जीत जाओ या विजय या वीर गति। क्या था? विजय मतलब जीतो, वीर गति मतलब युद्ध में लड़ते हुए मारे जाओ। तीसरा ऑप्शन नहीं था अपने यहाँ पे। ये नहीं था कि भाई आप हार रहे हो तो वापस चले जाओ। जो ये बाहर से आए थे लोग, इनके पास ये तीसरे वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही था कि जब लगे कि अपने हार रहे हैं तो चपले हाथ में लो, वापस चलो भाई साहब। और इनको लगता था कि जान है तो, कि भाई इल्तुतमिश ने सोचा 20,000 की फौज लेके आए, लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई में 10,000 मर गए और उसके समझ में आ गई बाकी 10,000 भी बहुत जल्दी मरेंगे। तो उसने अपने बाकी 10,000 का भागो यहां से। अरे लड़ने आए, उसने कहा यार जिंदा बचेंगे तो वापस लड़ लेंगे, 10,000 वापस जाएंगे, अगली बार 20,000 और लेके आएंगे, 30,000 आएंगे, फिर लड़ाई कर लेंगे। तो वापस निकल जाया करते थे। अपने ये वाला था ही नहीं। अपने मान लो को इस प्रकार से वापस चला भी गया तो भाई साहब अड़ोसियों पड़ोसियों नहीं जीने दिया, है ना।
कवियों ने नहीं जीने दिया। उन्होंने फिर इस प्रकार की बातें लिखनी शुरू की कि भाई बहुत ही कायर राजा था, युद्ध से भागकर वापस आ गया, इससे अच्छा तो मर जाता, हमें मुंह क्यों दिखाया तेरा। और कोई समाज कैसा होता है, कोई सोसाइटी कैसी होती है, ये उसका लिटरेचर पढ़ो तो समझ में आता है। क्या जैसा लिटरेचर होगा वैसी क्या होगी सोसाइटी होगी। आपने राजस्थान लिटरेचर में दोहे हैं कि रण चालू सूत भागियो। रण चालू, रण मतलब युद्ध, युद्ध चालू है, सूत मतलब होता है बेटा। सूत मतलब क्या होता है, हिंदी में भी सूत ही कहते हैं। सूत भागियो मतलब बेटा भाग गया, युद्ध चालू था और बेटा भाग गया। घावा लथपथ था, क्योंकि गांव में क्या हो गया था, लथपथ। लथपथ समझते हो, खून खून हो जाना एकदम। रण चालू सूत भागियो, घावा लथपथ था, कि युद्ध चालू था लेकिन बेटा भाग गया क्योंकि गांव में भर गया था। बंदा घायल हो, युद्ध लड़ रहा था, घायल हो गया, खून ही खून गिर रहा है और उसको डर लगा यार मर जाएंगे, अब तो इतना खून निकल रहा है अपने, अब तो भाग के वापस घर चलते हैं। वापस घर आता वो, उसको देखते ही मायड़ हांचल बाडिया धन चूड़ो चटकाए। मायड़ मतलब माँ, हांचल मतलब स्तन। माँ ने अपने स्तन काट दिए कि कभी तेरे को यहाँ से दूध पिलाया था, शर्म आती है कि तू मेरा दूध पी के गया था और वापस आ गया। धन चूड़ो चटकाए, धन मतलब पत्नी, चूड़ो मतलब चूड़ियां, उसने चूड़ियां तोड़ दी कि तेरे से अच्छा होता ही नहीं कोई। ये घर की स्थिति है कि माँ और लुगाई भी मुंह देखने के लिए राजी नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी और तो और ही नहीं जीने देते। तो उसको लगता है कि यार भले ही घाव लग गए हो, या तो मैं मरूं या युद्ध के अंदर जीतूं, तीसरे वाला कोई ऑप्शन है नहीं। और ये अपने समाज जल्दी से चेंज नहीं होता, समाज की प्रवृत्तियां वैसी की वैसी रहती है। ये अपने साथ अभी तक है, अभी तक भी। इसलिए अपने जब सिलेक्शन है किसी का नहीं होता है तो अपने कहते हैं घर वालों को क्या जवाब देंगे। सर घर वाले तो फिर भी मान जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे उनको क्या जवाब देंगे। सर प्री नहीं हुआ, हर कोई पूछता है अब तो, और तुम तो तैयारी कर ही रहे थे क्या हुआ। वो मनोवृत्तियां जल्दी से जाती नहीं है हमारी। इल्तुतमिश को जैसे ही लगा कि भाई अपने हार रहे हैं, तो इल्तुतमिश ने अपनी सेना का भागो यहां से। अच्छा, अपने एक दूसरी चीज और थी, यदि किसी की सेना भाग रही है तो भागती हुई सेना पर अटैक नहीं करना। भाग रही है तो भागने दो। उल्टा अपने यहां वैसे युद्ध लड़ने शुरू हो गए थे कि दो तलवारें साथ में लेके जाते और सामने वाले की तलवार टूट जाती तो रुक जाते कि नहीं ले आते, फिर लड़ते हैं। वो कहता मेरे पास तो नहीं है ही नहीं, तो मेरे पास दो, एक तू ले ले। सैकड़ों उदाहरण ऐसे, सैकड़ों एग्जाम्पल है जिसमें इस बंदे से, इस वजह से बंदा खड़ा हो गया कि सामने वाले का हथियार टूट गया था। और अपने पास तो खूब सारे एग्जाम्पल है, हम आज दिन तक पढ़ते हैं कि कर्ण का रथ फंस गया था, अर्जुन ने तीर चलाने से मना कर दिया। अर्जुन ने कहा फंसे हुए रथ में कर्ण पे क्या चलाओ, तो भगवान कृष्ण ने कहा मार वरना तो ये मरेगा ही नहीं। अर्जुन फिर भगवान कृष्ण को कहता है अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई फंसे हुए रथ में कैसे मारा जाए। और फिर भले ही अर्जुन भगवान कृष्ण कहने पर चला देता, पर आज दिन तक हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है उस दिन यदि कर्ण का रथ फंसा नहीं होता तो अर्जुन को बता देता वो क्या चीज था। हम आज भी कर्ण की तरफ झुके हुए रहते हैं अर्जुन की अपेक्षा, यार फंसे हुए रथ में कैसे मार दिया था। तो अपने ये अभी तक भी दिमाग के अंदर चलता है। वैसा वैसा यहाँ हुआ, इल्तुतमिश की सेना जब भाग रही थी, जयद्रथ सिंह की सेना ने उसका कोई पीछा। आप आज भी ना सुनोगे, पूरे भारत के बारे में सुनोगे कि ना तो भारत के लोगों ने कभी किसी को पीठ दिखाई, ना कभी किसी के पीठ पर वार किया। दोनों का क्या मतलब हुआ, ना तो पीठ दिखाई मतलब युद्ध से भागे नहीं, ना किसी की पीठ पर वार किया मतलब भागते हुए पर हमला। यही तो है, इस बात का मतलब यही तो निकलता है। इल्तुतमिश की सेना यहां से भाग गई। इल्तुतमिश की सेना जब भागी, जयतर सिंह को लगा अपने तो जीते हुए तो है, इल्तुतमिश की सेना भाग रही है, इन्होंने तमंचे भी डिस्को डांस किया बुताला के अंदर। इल्तुतमिश की सेना बुताला से भागी है, नागदा से होकर निकली है। कहां से होकर निकली है, बुताला के पास में कौन सी थी, नागदा। नागदा इनकी क्या थी, राजधानी। राजधानी की सेना पूरी लड़ने के लिए कहां गई हुई थी, बुताला। तो नागदा खाली पड़ा था, तो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा लूट गई। तो सैनिक तो खूब सारे बचे हुए थे, भाग तो उनको लगा भाई भागते भूत की लंगोटी चौकी, और युद्ध तो जीत नहीं पाए, गांव में तो तोड़फोड़ कर जाते हैं, कोई तोड़फोड़ कर गए, कोई चीजें लूट लाट गए। थोड़ी देर बाद जब जयतर सिंह वापस आए तो उन्हें लगा यार नागदा में लूटपाट हुई। तो कौन लूट गया कि साहब इल्तुतमिश की भागती हुई सेना लूट गई। जयतर सिंह को समझ में आया कि कैपिटल, राजधानियां कभी भी प्लेन इलाके में नहीं होनी चाहिए, राजधानियां ऊंची होनी चाहिए ताकि दुश्मन ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। इसलिए इस युद्ध के बाद जयतर सिंह अपनी राजधानी बनाता है चित्तौड़। क्या बनाता है, साला ऊपर चढ़ने में जोर रहेगा, चढ़ोगे कैसे, कल को इस प्रकार की स्थिति आ भी जाए तो लूटपाट हो नहीं सके। तो भूताला युद्ध के बाद राजधानी कौन सी चली गई थी, क्यों चली गई चित्तौड़, क्योंकि इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने क्या लूट लिया था, नाग। लिखो, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, रिट्रीट वापस जाती हुई ना, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा, नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा।
डिमोलिस्ट नागदा, नागदा को लूट लिया था। तोड़ फोड़ करके चले गए थे जी, नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा। अतः जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। सो जयत्र सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज न्यू कैपिटल। अतः जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। सो जयत्र सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज न्यू कैपिटल। अतः जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। सो जयत्री सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज न्यू कैपिटल। जयत्र सिंह ने किसको नई राजधानी बनाया? चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। अच्छा, हम कह रहे हैं इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जयत्र सिंह। तो उसकी सेना शक्तिशाली रही होगी। तो यदि सेना पावरफुल है तो सेनापति भी अच्छे रहे होंगे। तो उसके सेनापति कौन कौन थे? लिखो, जयत्र सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ जयत्र सिंह। एक का नाम था बालक, एक का नाम था मदन। बालक और मदन। क्या होता है राजधानी में? जैसे मान लो आज जयपुर है, और राजस्थान सरकार घोषणा कर दे कि हम नई राजधानी अजमेर बनाएंगे, तो क्या होगा जयपुर में? जयपुर तो पड़ा रहेगा, मुख्यमंत्री जी अजमेर बैठ जाएंगे। हटाएंगे कैसे? कोई जगह तो है नहीं कि स्लिप कर देंगे। हाँ, इकोनॉमिक कैपिटल है वो, तो व्यापार तो आज भी हाड़ में होगा। मैं तो कहता हूँ भारत की राजधानी दिल्ली है, पैसे टके का काम कहाँ होता है? बॉम्बे। भारत सरकार का दे, हम तो दिल्ली नहीं रखेंगे, हम तो गुड़गांव लाएंगे। तो क्या बॉम्बे मिटा दे? पैसे टके का काम कहां से होगा फिर भी? राजा वहां रहने लग जाएगा। मुख्य राजधानी वो जहां पे राजा रहता है। राजा पहले कहाँ रहता है? नागदा। अब राजा कहाँ रहेगा? इतना सा फर्क आता था। तो नई राजधानी, सॉरी, सेनापति कौन कौन थे उसके? बालक और मधु। कौन से युद्ध में? भूतला युद्ध। भूतला का युद्ध कब हुआ आपका? 1227। कौन जीतता है इस युद्ध में? जयतर सिंह। किसको हराता है? सवाल ये, हमें क्या पता कितनी बड़ी कोई लड़ाई हुई थी, दिल्ली के सुल्तान को हरा के भेज दिया था, हमारे पास क्या जानकारी है? तो किसी ना किसी बुक में पढ़ेंगे, किसी ना किसी इंस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो हम कहते हैं हमने तो एक बुक में पढ़ा था, पुरानी उसी टाइम की एक बुक थी और उस बुक में पढ़ा था। किसने लिखी भाई बुक? क्योंकि एक राइटर वे, उन राइटर का नाम था जय सिंह सूरी। क्या नाम था? अच्छा, जिनके नाम के पीछे सूरी लगे हुए देखो, ये सारे जैन राइटर है। सारे कौन है? बस शेरशाह सूरी को छोड़ के, है ना। वरना आप फिर क्या मेरा गला पकड़ते हो, शेरशाह सूरी से हमें लगता है वो तो जैन नहीं रहा होगा। नहीं है भाई, शेरशाह सूरी नहीं है ना, बाकी को। तो जय सिंह सूरी ने एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? बोलो दे, क्या नाम है? और इस बुक के अंदर कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है हमें? तो बोताला युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में? हमीर मद मर्दन, जो कि किसने लिखी थी? लिखो, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? भूताला। कौन सी बुक से? वापस बोलो बुक का नाम। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। मर्दन का मतलब क्या होता है? तोड़ देना किसी चीज को। मद का मतलब होता है घमंड। मद का मतलब क्या होता है? थोड़े दिन पहले वसुंधरा जी का एक बयान था कि व्यक्ति को पद और कद का मद नहीं करना चाहिए। पद और कद का मद नहीं करना। हो सकता है व्यक्ति को पद मिल जाए, हो सकता है व्यक्ति का कद बड़ा हो जाए, मतलब पावरफुल आदमी हो जाए, लेकिन उसको कभी भी मद करना नहीं चाहिए। मद मतलब, तो मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना। मतलब घमंड तोड़ दिया किसका? तो बुक बताती है हमीर का घमंड तोड़ दिया, इसलिए हमीर मद मर्दन। किसे घमंड तोड़ दिया?
बोलो तो। अमीर का घमंड ही तोड़ दिया, इसलिए बुक का नाम क्या है? और हमने कहा लड़ाई तो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में है, अमीर कहां से आ गया? और यदि ये भूताला युद्ध की जानकारी दे रही है तो भूताला युद्ध में अमीर क्या कर रहा था? और इसमें घमंड तो इल्तुतमिश का टूटा है। भाई इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है, सोच के तो आया था कि मैं पूरे मेवाड़ पे कब्जा कर लूंगा, पर मार खा के वापस भाग गया। तो घमंड किसका टूटा है वास्तव में? बुक कर ये किसका टूट गया? अमीर का। वैसा भी तो लोचा है, या तो कोई दूसरी किताब दूसरी जगह पढ़ गए हम। पर हम कहते हैं ना ना सही है एकदम, हमने सही पढ़ा है। तो फिर ये हमीर कौन है? तो हम कहते हैं हमीर इल्तुतमिश है। हमीर कौन है? तो अपने लगता है यार ऐसे थोड़ी होता है कोई। इल्तुतमिश को आप अलतमस लिख सकते हो, इल्तुतमिश को कोई थोड़ा बहुत चेंज कर दो तो इल्तुतमस कर सकते हो इसको। इल्तुतमिश हमीर तो कैसे भी नहीं होता यार, नाम पूरा ही चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था। मुसलमान भारत में नए नए आए थे, मुसलमानों का जो भी रॉयल क्लास हुआ करता, राजा, राजा के मंत्री वगैरह जो भी होते, इन सबको वो अपनी फारसी भाषा में बोला करते अमीर। क्या बोला करते? राजा बनता जो भी, या राजा के आसपास के जो लोग होते, राज परिवार के लोग होते, वो सारे क्या कहलाते थे? अमीर। अपने वालों ने नया नया शब्द सुना था, अपने वाले भी सुनते कि दिल्ली का अमीर बदल गया। दिल्ली का अमीर पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, आजकल दिल्ली का अमीर कौन हो गया? इल्तुतमिश। और आज अब वो दिल्ली का अमीर वो है, अब वो दिल्ली का अमीर वो है। तो अपने वाले लिखना तो ये चाहते हैं हमने अमीर का घमंड तोड़ दिया। किसे घमंड तोड़ दिया? अब आप हमीर की जगह अमीर लगाओ तो फिर क्या होगा? अमीर मद मर्दन, मतलब अमीर का घमंड तोड़ा है। कौन से अमीर का? दिल्ली के अमीर का। दिल्ली का अमीर कौन? वो अमीर 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 होते होते हमारे तक आते आते क्या हो गया? अमीर हो गया। बाकी आज भी हम जो रॉयल क्लास के लोग होते हैं उनको अमीर ही बोलते हैं। भाई आज रॉयल क्लास का मतलब पैसा है। भाई किसी टाइम में राजतंत्र था, जिसके पास तलवार में जोर था वो राजा है। आज जिसके पास में रोकड़ा है वो राजा है भाई। सब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, रिपिया तेरी तिखी धार कट गए मुंशी थानेदार। सब कटे में भाई साहब। आज भी अपने किसी आदमी को देखते हैं, अरे भाई साहब उनकी बात छोड़ो रे, वो तो अमीर लोग हैं, इनकी तो क्या बात करनी, इनके कुछ भी हो सकता है, ये अमीर आदमी है। तो अमीर का मतलब आज भी तो पावरफुल है। तो ये वास्तव में बुक है अमीर मद मर्दन। अमीर कौन सा? इल्तुतमिश। तो अब कोई पूछे कि इस किताब में जो हमीर नाम है वो किसके लिए यूज हुआ है? लिख लो इस पुस्तक में, इन दिस बुक, इस पुस्तक में, इन दिस बुक, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड, रेफर किया गया उसको ना, इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। किसको हमीर कहा गया? इल्तुतमिश के मरने के बाद में इसकी बेटी राजा बन जाती है, उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? पर रजिया को बेचारी को मौका ही नहीं मिला। आसपास वाले अपने जो मंत्री मंत्री उसके खिलाफ हो रखे थे उनको सल्टाने में लगी रही। 4-5 साल बाद में रजिया मर गई, तो फिर उनका एक और राजा बनता, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? दिल्ली का राजा चेंज होता है, दिल्ली का राजा कौन बनता है अब? नासिरुद्दीन महमूद। इसको लगा कि यार दिल्ली में पहले इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश मेवाड़ वालों की तरफ गया था, लेकिन उसकी पारे नहीं पड़ी। तो लगा वन मोर ट्राई, मैं जाता हूं। तो 1248 के आसपास में मेवाड़ पर आक्रमण कौन करता है? नासिरुद्दीन महमूद। अपने मेवाड़ का राजा कौन है? जैतर सिंह। वापस कूटता है इसको। लिखो 1248 ईस्वी में, इन 1248 एडी, 1248 ईस्वी में, इन 1248 एडी, जैतर सिंह ने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। जैतर सिंह डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। जैतर सिंह ने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। जैतर सिंह डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। जैतर सिंह ने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। जैतर सिंह डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के किस बंदे को हराया था? नासिरुद्दीन महमूद। अब एक बात सुनो आप, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत जिसको हम कहते हैं, उसमें बेसिकली 3 बड़े स्टेट थे अपने मेवाड़ के अलावा। एक दिल्ली, एक गुजरात, मालवा। कौन कौन से 3 बड़े? दिल्ली, गुजरात और मालवा। एक अपना चौथा अपना मेवाड़ है। मेवाड़ ने गुजरात को रहा, मेवाड़ ने मालवा को रहा,
मेवाड़ ने दिल्ली को 2 बार हराया। राजा कौन है मेवाड़ का? इसका मतलब जैत्र सिंह के टाइम में मेवाड़ राइज कर रहा है, मेवाड़ वापस ऊपर उठ रहा है। बीच में मेवाड़ कमजोर पड़ गया था, लेकिन वापस मेवाड़ को राइज करवाने वाला कोई बंदा है तो कौन है? इसलिए अपने एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए, उनका नाम है दशरथ शर्मा। कौन हिस्टोरियन हुए? और वो कहते हैं कि जो जैत्र सिंह का शासन काल था, जो जैत्र सिंह का टाइम पीरियड है, उसका जो टेन्योर है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। किसका स्वर्ण काल है? मध्यकालीन। भाई मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन मेवाड़ का गोल्डन एरा यदि किसी का टाइम है तो वो किसका टाइम है? जैत्र सिंह। ऐसा कौन कहता है? दशरथ शर्मा। लिखो, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, जैत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जैत्र सिंह, जैत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जैत्र सिंह, जैत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जैत्र सिंह, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। किसका टाइम पीरियड? जैतर सिंह का। किसका स्वर्ण काल था? मध्यकालीन मेवाड़ का। ऐसा कौन कहता है? दशरथ शर्मा कहते हैं कि जैतर सिंह का जो शासन काल था वो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? अपने को भी दिख ही रहा है कि यार वापस राइज तो उसी के टाइम में हो रहा है। अगला राजा लिखो, 4-5 लाइनें छोड़ के अगला राजा लिखना। कौन अगला राजा कौन है बताओ देखे? तेज सिंह। दिल्ली के 2 राजा मेवाड़ की तरफ अटैक करने के लिए आए थे, एक तो इल्तुतमिश और दूसरा कौन सा? नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन उन दोनों की मेवाड़ के अंदर पार पड़ी नहीं। अब मेवाड़ का राजा चेंज हो गया, मेवाड़ में राजा कौन बन गया? उधर दिल्ली का राजा चेंज हो गया, दिल्ली में राजा बन गया बलबन। कौन बन गया था? उसने अपनी सेना भेज दी, भाई साहब जाओ और जीत के आओ, लेकिन बलबन की भी मेवाड़ के अंदर पार पड़ी नहीं। बलबन को हरा के वापस कौन भेज देता है? देखो, दिल्ली के बलबन को हराया था। ही डिफीटेड बलबन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बलबन को हराया था। ही डिफीटेड बलबन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के किसको हराया था? इसकी रानी थी, उसका नाम था जैतल देवी। रानी का नाम क्या था? वो अपने चित्तौड़ में, राजधानी चित्तौड़ थी अब इनकी, चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? किसने बनवाया? किसकी रानी है? कौन सा मंदिर बनवा रही है? कहां पे बनवा रही है? लिखो, इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। कौन सा मंदिर बनवाया? किसने? अच्छा, इनका एक बड़ा सेंटर कौन सा हुआ करता था? आहड़। आहड़ भी तो एक मुख्य सेंटर ही है इनका। 1260 की बात है। कब की बात है? एक पेंटर है, उस पेंटर का नाम है कमल चंद्र। पेंटर का नाम क्या है? कमल।
पहले क्या पेंटिंग किताबों में बनाते थे, कैसे बनाते? एक कोई बुक है, उस बुक के एक हिस्से पे तो लिखा हुआ है, एक हिस्से में पेंटिंग बना दी, फिर लिखा हुआ है, फिर उसमें पेंटिंग बना। ऐसे मान लो रामायण है, तो रामायण में एक एक सीन है कि भगवान राम हनुमान जी को करेंगे जाओ तुम माँ सीता को ढूंढ के आओ, तो यहाँ पर वो पेंटिंग बनी हुई है जहाँ राम और हनुमान जी बातचीत कर रहे हैं। अगली एक पेंटिंग है कि हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं, तो वहां पर वो पेंटिंग बनी होगी, वो समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, एक तरफ लिखा होता था, एक तरफ पेंटिंग बनी होती थी। तो इस कमल चंद्र नाम के पेंटर ने एक बुक के अंदर पेंटिंग बनाई है, उस बुक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम बताओ देखे? प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, पुरानी जैनों की एक किताब है, इसके अंदर हमें चित्र मिलते हैं। मेवाड़, आगे आगे हम देखो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे चित्रकला, तो राजस्थान की चित्रकला में सबसे अच्छी चित्रकला मेवाड़ की है। तो मेवाड़ के सबसे पुराने चित्र यदि किसी बुक में मिलते हैं तो वो कौन सी बुक है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके चित्र बनाए किसने थे? किसने बनाए थे? कमल चंद्र ने। कहां पर बैठ के बनाए? कब बनाए? कौन से राजा के टाइम में? कौन से राजा के टाइम में? बोले बड़ी मेरी बात लिखो। 1260 ईस्वी में, इन 1260 एडी, 1260 ईस्वी में, इन 1260 एडी, आहड़ में एट आहड़, आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में। आहड़ में एट आहड़, आहड़ में एट आहड़, कमल चंद्र ने, कमल चंद्र, कमल चंद्र ने, कमल चंद्र, कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। डिपिक्टेड टेक्स्ट नेम्ड श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमल चंद्र डिपिक्टेड टेक्स्ट नेम्ड श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था, नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। कमल चंद्र डिपिक्टेड टेक्स्ट नेम्ड श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। इसका स्टार लगाओ, ये काम की चीज है अपने। कौन से ग्रंथ का चित्रण हुआ बताओ देखे? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। किसने किया? कमल चंद्र ने। कब किया? 1260 में। कहां पे किया? अब मैं चित्रकला में वापस छोड़ाऊंगा, जहां पेंटिंग पढ़ेंगे मैं वापस छोड़ाऊंगा, पर वहां मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आपको याद है क्या, और आप देखोगे कि पेंटिंग के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के अंदर इसको 3-4 बार पूछा हुआ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान में कहां पर चित्रित किया गया चित्र है? मेवाड़। मेवाड़ लिख दे या क्या लिख दे? आहड़। कौन से राजा के टाइम में चित्रित किया गया था? किसके द्वारा चित्रित किया गया, है ना? तो क्वेश्चन तो पेंटिंग का है, पर अपने यहाँ इसलिए पढ़ लेते हैं कि चीजें जब जुड़ती है तो सरलता से याद होती है, वरना खाली मैं पेंटिंग में लिखवा दूं ना कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का सबसे पुराना चित्र है और कमलचंद्र द्वारा चित्रित किया गया, याद नहीं होती। अब अपने क्या, अब राजा के साथ मिला के पढ़ते तो अपने याद होते हैं। हाँ यार, एक राजा है, उसके टाइम में एक मुख्य सेंटर आहड़ है, उसके टाइम में कोई एक पेंटर कमलचंद्र है, और वो बैठ के एक बुक में चित्र बना रहा है। बुक का नाम क्या है? प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। कोई नहीं पूछता कि जैतल देवी किसकी रानी थी। सवाल यह है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है। अब एक तो यह है कि मैं आपको यूं लिखवाना शुरू कर दूंगा, लिखो राजस्थान के प्रमुख मंदिर, और लिखो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़, सूर्य मंदिर कालिका मंदिर चित्तौड़, एकलिंग जी का मंदिर नागदा, फिर तो राजस्थान में 500 मंदिर है, लिख लो मुख्य मुख्य। वो फिर याद नहीं होंगे, फिर इधर वाला इधर चला जाएगा। अब अपने को चीजें याद होती है कि हाँ यार, सूर्य मंदिर बापा रावल ने बनवाया था, वो चित्तौड़ में है, अब उसके अंदर मूर्ति कालिका माता की। एकलिंग जी वाला मंदिर भी बापा रावल ने बनवाया था, वो नागदा में, आजकल उस जगह का नाम कैलाशपुरी हो रखा है। वराह मंदिर आहड़ के अंदर है, और वो अल्लट ने बनवाया था। याद रहती है अपनी चीजें। अगला राजा लिखो, 3-4 लाइनें छोड़ के, ये बिना बताए 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो हमेशा ही। कौन अगला राजा कौन है बताओ देखे? रतन सिंह। और रतन सिंह का टाइम पीरियड क्या लिखा है मैंने, बताओ? 1302 से 1303। अच्छा, आप कहोगे सर जैतर सिंह का टाइम पीरियड कब समाप्त हो गया था? 1273, 1273। तो आपका सवाल ये भी कि सर 1273 से 1302 के बीच में भी तो कोई बना होगा। बना होगा, उसके सवाल नहीं पूछते हमें, केवल वो राजा पढ़ने हैं जिनके सवाल पूछे जाते हैं, बाकी राजा पढ़ने हैं। यूं तो 566 में गोहिल ने स्थापना की थी, 1947 तक राजाओं का राज रहा था,
लगभग जो टाइम ये पड़ता है आपके, ये पड़ता है 1400 साल का। 100 साल में 5 राजा तो आराम से होते हैं, तो 1400 साल में राजा वे 70। तो फिर तो मेवाड़ ही पढ़ेंगे खाली बैठे बैठे, है ना। तो आपने ये जब इसकी तैयारी करते हैं ना, अपने सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कि मैं आपको कहता हूं कि मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं वास्तव में आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा होता, मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आते हैं, कि हिस्ट्री के वे सवाल, वे टॉपिक जहां से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। सेम का सेम ज्योग्राफी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हो तो ये नहीं आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, आप केवल ये पढ़ रहे होते हो कि ज्योग्राफी की कहां कहां से सवाल बन सकते हैं, वो सवाल पढ़ लेते हैं। आपका ये भी हो सकता है कि सर अपने कैसे पता चलता है सवाल कैसे बनते हैं, हम पुराने पेपर्स देखते हैं, पुराने पेपर को देखते हैं कि यार ये किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हाँ यार ये इन राजाओं के पूछ रहे हैं, इनके पूछ रहे हैं, इनके पूछ रहे हैं, यहाँ से बना लिए जाए। या हम ये देखते हैं कि यार इन्होंने एक बार ये पूछा है कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, इसका मतलब मंदिरों के क्वेश्चन पूछ सकता है आदमी, 2-3 बार पूछ लिया इसने, तो कोई नया मंदिर भी उसमें लिख दिया जाए। तो इसमें कभी लोड नहीं लेना कि बीच में राजा कौन बन गया था, बन गया होगा कोई, नाम भी आ जाएंगे, उनके नाम भी आ जाएंगे, पर अपने अभी इतना कोई नहीं सोचना कि कौन बन गया था, क्योंकि एक एक राजा के बारे में पढ़ने बैठ जाओ तब तो खाली राजस्थान जी के पढ़ेंगे। अपने को इधर सब्जेक्ट पढ़ने 18, 18 सब्जेक्ट के एक एक 2-2 रजिस्टर भरेंगे तो रजिस्टर भरेंगे 36, कई होंगे तो भरेंगे 3-3, तो रजिस्टर होंगे 50। तो वो तो अपने याद हो जाए वही भली बात है। समझ में आई बात। अब रतन सिंह के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। इसी में एक हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो इसी का, एक लिखो कुंभकर्ण। कौन है राजा, राजा का एक सब हेडिंग का क्या है आपका, बताओ। कुंभकर्ण। ये रतन सिंह का छोटा भाई था, लिखो। कुंभकर्ण के आगे लिखो, यह रतन सिंह का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। या तो रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण, या रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण। यह रतन सिंह का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। अब सुनना, देखो थोड़ा सा एक बात समझना, ताकि आगे समझ में रहेगी आपकी सारी चीजें। राजाओं के टाइम में क्या होता था, जो बड़ा भाई होता वो तो राजा बनता। मेवाड़ में जो भी राजा बनता उनको बोलते रावल। क्या बोलते थे, बापा रावल, आलू रावल, इन सब के नाम के अगर रावल लगा हुआ है, रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह, ये सब रावल है, इनका टाइटल क्या हुआ करता था, रावल। तो एक भाई तो क्या बन जाता, रावल। जो बड़ा भाई होगा वो रावल बनेगा, और वो राजधानी के अंदर रहेगा। राजधानी कौन सी है, चित्तौड़। तो रतन सिंह रावल बना, तो रतन सिंह कहां पर रहेगा, चित्तौड़। और अब राजा के 10 भाई और है, वो क्या काम करेंगे, तो राजा उनको जमीनें बांट देता, ये एक गांव तू संभाल ले, 2 गांव तू संभाल ले, अलग अलग भाइयों को जमीनें बांटता। क्या काम करना है इनको, जिस भाई को जमीन मिली वो यहाँ का टैक्स लेके राजा के पास भेजेगा, और जब भी राजा की लड़ाई होगी तो अपनी सेना लेके किसका साथ देने के लिए आएगा, राजा। बड़ा भाई तो राजा बन गया मुख्य, राजा को तो क्या बोलते थे, रावल। बाकी भाइयों को क्या बांट दी, जमीनें। जो ये लैंड एलोकेट की जाती थी, जमीनें दी जाती थी, इस जमीन को बोलते थे जागीर। क्या बोलते, या इस जमीन को बोलते ठिकाना। क्या बोलते, जमीन मिलती, जमीन को क्या बोलते, जागीर, या क्या बोलते, ठिकाना। हिंदी में एक वर्ड होता है दार। क्या होता है, दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या है, छोटे भाइयों को राजा जमीन देता, तो जमीन का मालिक बनाता, इसलिए वो हो गए जमींदार। क्या हो गए, जमींदार। उस जमीन को क्या बोलते, इसलिए वो हो गए जागीरदार। उस जमीन को क्या बोलते, वो हो गए ठिकानेदार। उन्हीं के नाम है, जमींदार हैं, जागीरदार हैं, ठिकानेदार हैं। या एक अच्छा शब्द जो बाद में हमने यूज लेना शुरू किया उनके लिए, वो था सामंत। क्या था, इंग्लिश वाले इन्हीं को बोलते हैं फ्यूडल्स। वो फ्यूडल होने लग गए, जो भी भाई वो बनते उन भाइयों को हमने क्या करना शुरू कर दिया, साम। कि छोटे भाई होंगे उनको जमीन मिलेगी, उस जमीन को तो क्या बोलेंगे, जागीर या ठिकाना। उस जिस भाई को जमीन मिल रही है वो भाई क्या कहलाएगा, सामंत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, या जमीन मिलती है तो जमींदार, जागीर मिली है जागीरदार, ठिकाना मिला है तो ठिकाना, उसी के नाम होते। पर वो भाई भी कहता भाई राजा, मेरा बड़ा भाई राजा बना, उसने टाइटल क्या धारण किया है, रावल, तो मेरा भी जो टाइटल होना चाहिए। तो मेवाड़ में जो छोटे भाई थे इनके टाइटल हुआ करते राणा। क्या हुआ करते, कि बड़ा जो राजा का राजा है वो तो, सॉरी, सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा वो तो क्या धारण कर लेगा, रावल। और जो बाकी भाई होंगे वो क्या एज्यूम करेंगे। तो कुंभकर्ण का टाइटल क्या होना चाहिए, और कुंभकर्ण को क्या करना चाहिए, कोई 2 गांव जहां मिलेंगे वहां जाके बैठ जाओ, वहां का टैक्स लेके रतन सिंह के पास भेज दो, और रतन सिंह को जब भी लड़ाई की आवश्यकता पड़े तो अपनी सेना लेके चले जाओ, ये तो काम होगा।
पर कई बार उन छोटे भाइयों को लगता कि मैं भी उतना ही कैपेबल हूं कि रावल बन सकता हूं। बस अंतर इतना है कि बड़े भैया जल्दी पैदा हो गए थे, बाकी मेरे मेरे इनमें कोई अंतर नहीं। मैं बाद में पैदा हुआ तो मेरे को दो गांव मिल रहे हैं, बड़े भैया पहले पैदा हुए तो उनको पूरा राज्य मिल रहा है। अब दो तरीके बचते हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको जो मिला उसमें राजी हो जाओ, एक तरीका है कि भैया को सल्टा के बन जाओ। हटाओ ना भैया को, भैया कौन होते हैं, बैठो गद्दी के ऊपर। कई बार बंदा यह सोचता कि ना दोनों ही नहीं करेंगे, ना तो संतोष करेंगे यहां पे रह के सेटिस्फाई होंगे, ना भाई को मारेंगे, भाई को कैसे मारा जाए, भाई भाई को कैसे हटाया जाए। तो बाहर चलते हैं कहीं, एक दूसरा राज्य है इसमें जाके कब्जा कर लेते हैं ना। अपने भाई को क्यों हटाए, पास वाले राजा को हराए, अपनी सेना बनाए, पास वाले राजा पे हमला करे, इसको हटा दे, ठीक है। कुंभकर्ण कुछ ऐसा ही सोचता है कि अपने नया राज्य बनाते हैं। वो इधर पहाड़ की तरफ निकल जाता है, हिमाचल की तरफ। आगे बढ़ता बढ़ता नेपाल जाता है। कहां जाता है? नेपाल में अपना वंश स्थापित करता है। इसलिए नेपाल में गुहिलों का राज था। और वो नेपाल वाले गुहिल कहां से गए? मेवाड़ से। वो जो गुहिल था वो कौन था? अब इसका टाइटल क्या था? तो नेपाल में जो गुहिल डायनेस्टी थी उस वो कौन सी ब्रांच थी? और मेवाड़ वाली गुहिल डायनेस्टी की ब्रांच कौन सी थी? आई बात समझ में? तो कोई पूछेगा मेवाड़ में गुहिल डायनेस्टी की राणा ब्रांच स्टैब्लिश करने वाला बंदा कौन था? देखो, नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इन नेपाल। नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। ही एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी, रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इन नेपाल। नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। ही एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इन नेपाल। नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। किसने? किसने किया था? कुंभ। एक हेडिंग और डालो, रतन सिंह में एक हेडिंग और डालो, लिखो पद्मिनी। नाम सुन रखा होगा आपने? लिखो पद्मिनी। थोड़ी बातें पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं। ये बात लिखते हैं अपने सीधा। लिखो, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। लिखो, पिता गंधर्व सेन, फादर। पिता फादर गंधर्व सेन, माता चंपावती। पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती। पिता और माता के नाम लिख लो। पिता डेस गंधर्व सेन, माता डेस चंपावती। पिताजी का नाम क्या था? गंधर्व सेन। मम्मी का नाम क्या था? चंपावती। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। यह रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया रतन सिंह से नाराज होके, और इसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। किसको बताया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहां का राजा है? दिल्ली। उसको पद्मिनी के बारे में कौन बताता जाके? लिखो, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को
पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। एक बात और लिखते हैं फिर अपने समझते हैं सारी मसले को। 1540 की बात है, कब की बात है? 1540। एक कवि हुआ है, उस कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है कवि का? मलिक मोहम्मद। जौनपुर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? यूपी में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? जौनपुर। तो जौनपुर का रहने वाला कौन था? कहां पड़ता है जौनपुर? कहां पड़ता है? अयोध्या के पास में। किसके पास में? अयोध्या के आसपास की भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है? इस व्यक्ति ने अवधी भाषा में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक है? तो पद्मावत किसने लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? वो खुद कहां का रहने वाला था और उसने ये बुक कब लिखी? लिखो एक बार। 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी। इसी पद्मिनी में चल देना। 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, ब्रैकेट में जौनपुर लिख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी भाषा में? कौन सी बुक लिखी? किसने लिखी? कब लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? अवधी भाषा। अब सुनो, देखो, अब एक एक लाइन पढ़ते हैं। पद्मिनी के बारे में पहली लाइन हमने क्या पढ़ी? यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? ऐसी एक कहानी है कि सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी है और राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी। तो पहला सवाल तो है कि सिंहल द्वीप कहां? तो हम कहते हैं श्रीलंका। क्या कहते हैं? श्रीलंका। इसका मतलब श्रीलंका की एक राजकुमारी है और राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी। और वहां के जो राजा है, सिंहल द्वीप के जो राजा है, उन राजा का नाम है गंधर्व सेन, और उनकी जो रानी है उनका नाम क्या है? चंपावत। सिंहल द्वीप एक है, वहां के राजा गंधर्व सेन है, वहां की रानी चंपावती है, और उनकी जो राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी। मेवाड़ का या चित्तौड़ का, कह लीजिए, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, तो मेवाड़ का या चित्तौड़ का जो राजा, उस राजा का नाम क्या है? रतन सिंह। कहानियां ये बताती है कि एक बार उस रतन सिंह के पास में एक तोता आया। उस तोते का नाम था हीरामन। क्या नाम था? और उस तोते ने आगे रतन सिंह को कहा कि रतन सिंह जी, यहां से 7 समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है कि पानी पीती है तो गर्दन से दिखता है। और रतन सिंह जी ने कहा, अरे यार, ये तो ठीक बात बताई। तोते ने कहा, फॉलो मी।